तरह से आप डीजीपे का भी स्पेसिफिक कंट्रोल अपने ऑपरेटर को दे सकते हैं, जैसे कि सीएससी डीजीपी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है, जहां पर आप सभी को फुल ट्रेनिंग दी जा रही है डीजीपी को लेकर, ताकि आप सभी के साथ कोई दिक्कत ना हो, आप सभी का पैसे सेफ रहें और आप लोग भी सुरक्षित रहें। सो आज की इस वीडियो में आपको हम सारी डिटेल्स से बताने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूं वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड की थी डीजीपी के बारे में, जहां पे उस पार्ट 1 में आप सभी को बताया गया था डीजीपी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज है, उसमें कैसे आपको वर्क करना है, कैसे उसमें कैसे विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है। सो आज की जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है और इसमें आप सभी को अच्छे से जो है बारीकी से समझाया गया है कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शन करना है और कौन कौन से टाइमिंग पे करना है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ना ही आपके कस्टमर को कोई दिक्कत हो, ठीक है। और ना ही आपका पैसा फंसे, ना ही आपके कस्टमर का पैसा फंसे। और कस्टमर का अगर जो है कैश विड्रॉल करता है तो किस टाइम आपको उसको पैसा देना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए या फिर थोड़ी देर रुक के देना चाहिए, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसको उम्मीद करता हूँ वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को टन से ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि हमारी सब वीडियो आप नमस्कार। तो जैसा कि थैंक यू कृष्णा, जैसा कृष्णा ने आपको बताया कि डीजीपे के जो नए फीचर्स हैं, कैश डिपॉजिट, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, तो मैं आपको इसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली इसमें इम्प्लीमेंट किया है और जो चेंजेस इसमें लाए हैं और फीचर्स क्या क्या ऐड करने जा रहे हैं और सिस्टम को कैसे और अच्छा करेंगे, इसके बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा। तो जैसा कि आप देखते हैं कि आज की डेट में जब आप डीजीपे डाउनलोड करते हैं और आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, तो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो 2 फ्लेवर्स में अवेलेबल है। एक तो एंड्रॉयड के लिए और दूसरा विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो पहले की विंडोज़ एप्लीकेशन जो है वो हमारा कम्प्लीटली जावा बेस्ड है, तो आपको मशीन में आपके जावा का रन टाइम होना ज़रूरी है। वैसे हम लोगों ने कोशिश किया है कि इंस्टॉलर इटसेल्फ टेक्स केयर ऑफ इट, कि वो जो नेसेसरी मॉड्यूल्स है, लाइब्रेरीज़ है, जो उसकी डिपेंडेंसी है, उसको वो इंस्टॉल कर दे। एंड लाइकवाइज द एप्लीकेशन विल वर्क सीमलेसली ऑन योर डिवाइस। सेकेंडली, जब भी आप कोई जैसा कि आप जानते हैं कि डीजीपे इज़ AEPS एप्लीकेशन और वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे काम करता है। तो मोडालिटीज़ ऑफ बायोमेट्रिक जो सपोर्टेड है वो फिंगरप्रिंट है और आइरिस। तो आपको जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस या आइरिस डिवाइस आपके पास है, आप कोशिश करें कि उसका लेटेस्ट वर्जन ऑफ RD रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस, जो कि OEM जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चरर है उसके तरफ से मिलता है, उसको आप अपने सिस्टम में हमेशा रेगुलरली अपडेट करें। अपने विंडोज़ के पैचेस को भी आप रेगुलरली अपडेट करें, तो कि सो दैट कि आपका एप्लीकेशन सीमलेसली चले। सेम विद एंड्रॉयड एज वेल, आप एंड्रॉयड में भी अपने RD सर्विसेज का लेटेस्ट ड्राइवर्स अपडेट करके रखें। अब हम लोग एप्लीकेशन की बातें करेंगे। एप्लीकेशन में जैसा कि आपने देखा है कि पहले हम लोग बोलते थे कि आप इसको रजिस्टर करो और ये स्टार्ट करो, बट अभी हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सिंस अगर आप CSC ID आपके पास है और आप एक CSC के VLE हैं, तो जिस तरह से आप हमारा पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं, हम लोगों ने कोशिश किया कि सिमिलर वे में आप डीजीपे भी एक्सेस करें। सो देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। बस एक है कि एक टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन उसमें स्टार्ट के समय चाहिए होता है कि सिंस इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए तो आपका CSC ID आप लेते हैं और उसके बाद फिर आप ऑथेंटिकेशन करके, डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसमें, जो कि बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि आप वो उठा दो, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से लॉगिन हटा दो, OTP हटा दो। बट ये एक मैंडेट है RBI की AEPS के लिए कि वहाँ पे डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। वी आर वर्किंग टू इट्स कि हम लोग और इसको सीमलेस कैसे कर सकते हैं विद इन द एम्बिट ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। जो भी रिक्वायरमेंट है, गाइडलाइंस जो प्रेस्क्राइब करता है, उसको बिना वायलेट किए हुए जो भी इसमें और हम लोग बेहतर कर सकते हैं, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और उसको ज़रूर बढ़िया करेंगे। और अब इसमें जो लॉगिन के समय जो हम लोगों ने फीचर इनेबल किया है कि आपके, हम लोग ने CSC में शुरू से एक फैसिलिटी दिया है कि जितने भी VLEs हैं वो अपने नीचे अपने साथ में 3, 2, 5 ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं, जो कि उनके कियोस्क सेंटर पे काम कर सकते हैं। सो उसी तरह से CSC के जो VLEs हैं जिनके पास 2-3 ऑपरेटर हैं, जिन्होंने प्लान करके रखा है कि हाँ मेरा एक काउंटर है वो डीजीपे का काम करेगा, दूसरा काउंटर है हो सकता है वो बैंकिंग का करे या फिर कोई ट्रैवल करे, तो उस तरह से आप डीजीपे का भी स्पेसिफिक कंट्रोल अपने ऑपरेटर को दे सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग का कहना है कि मुझे बार बार, मैं हर समय अपने शॉप में नहीं रहता हूँ या अपने कियोस्क में नहीं रहता हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो मुझे बार बार वो फिंगरप्रिंट से लॉगिन करने में बहुत कठिनाई आती है। तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने यही निकाला है कि जो आपका ऑपरेटर है,
आज की डेट में आपके ऑपरेटर्स का भी हम लोगों ने कंप्लीट फुल KYC रजिस्ट्रेशन करके उसको ऑनबोर्ड करते हैं, तो हमारे पास उनका आधार टोकन स्टोर्ड होता है जिसके बेसिस पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो पाता है। तो आपके ऑपरेटर भी आप DigiPay में लॉगिन कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए। तो ये एक नया फीचर है जो बहुत आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फीचर्स हम लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, एक तो वो कैश विड्रॉल है, दूसरा डिपॉजिट और जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, बाकी बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट तो आप करते ही हैं। साथ के साथ हम लोगों ने वॉलेट टॉपअप भी दिया है। तो पहले वॉलेट टॉपअप की बातें करते हैं। तो वॉलेट टॉपअप में जैसा कि डिजिटल सेवा पोर्टल का वॉलेट है, उसमें आज की डेट में एक VLE का लिमिट है कि हम लोग एक अकाउंट में नॉट मोर देन 2 लाख रुपये हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो जब आप वॉलेट टॉपअप करते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रख लें कि आप देख लें कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में आपका वॉलेट का बैलेंस क्या है। सेकंड, आपके जो DigiPay के बैलेंस है उसमें एडिक्वेट फंड है कि नहीं वो ट्रांजैक्शन करने के लिए। फिर अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे, यहाँ पे एक हम लोगों ने चेक लगाया है कि मिसयूज़ नहीं हो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो VLE है वो खुद ही अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके इस ट्रांजैक्शन को पूरा करे, सो दैट कि आपके पैसे भी सेफ रहे और ट्रांजैक्शंस भी सेफ रहें। तो जब भी टॉपअप करेंगे, अगर इस रूल के अंदर में अगर आप टॉपअप करते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपका फेल नहीं होएगा। अगर इन केस आपको रियल टाइम में अपडेट नहीं मिल गया तो प्लीज़ आप पैनिक मत करिए। आई थिंक हम लोग उसको अभी वर्कआउट कर रहे हैं कि जो बैचेज़ हैं बैकएंड के जो अभी कुछ डिले से चल रहे हैं उसको हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं कि ये जो इस तरह के फेलियर्स हैं इसको एड्रेस करके मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के अंदर में आपके वॉलेट में हम लोग वापस क्रेडिट करा दें पैसा। तो ये वॉलेट टॉपअप में ऐसा है। सेकेंडली, जो कैश डिपॉजिट सर्विसेज हैं, इसके लिए क्या है कि इसमें एक चेंजेस है। जो पहले जो कैश डिपॉजिट होता था या फिर जो आप कैश विड्रॉल देखते हैं कि हम लोगों ने उसमें अमाउंट डाला, ऑथेंटिकेशन किया, वो सीधा ट्रांजैक्शन हो जाता है और आप पैसे निकाल करके दे देते हैं अपने कस्टमर को। बट कैश डिपॉजिट के केस में क्या है, ये 2 लेग का ट्रांजैक्शन है जिसमें कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला काम करता है कि वो जिस भी कस्टमर का बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको वो पहले वैलिडेट करता है कि एक्चुअली वो बैंक अकाउंट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इनफैक्ट मतलब जो जिस बैंक में उस कस्टमर का अकाउंट है, हम लोग उस बैंक से कनेक्ट करते हैं, वो बैंक से मैसेज आता है कि इनका अकाउंट है इसमें, तभी डिपॉजिट का लेग इनिशिएट होता है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप इस तरह के कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट लेग में अगर आपका वो फेलियर आता है तब आप रिफ़ंड कर दीजिए कस्टमर को पैसा इंस्टेंटली। अगर वो फर्स्ट रिफंड में ट्रांजैक्शन के रिस्पॉन्स में अगर आपको सक्सेस आया या पेंडिंग आया तो आपको कैश नहीं रिफ़ंड करना है कस्टमर को, क्योंकि वो कैश डेफिनेटली T+1 पे कैश उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इन केस नहीं आता है तो आपको एकदम 24 से 48 घंटे के अंदर में ही रिफ़ंड होगा। और आपको भी यही मैं तब सजेशन दूंगा कि आप भी इसको इसी तरह से ट्रीट करें कि इसमें ना आपको इनकन्वीनियंस होगा ना कि आपके कस्टमर को इनकन्वीनियंस होगा। तो बेटर है कि हम लोग सेफ रहें और ट्रांजैक्शंस को उसी रूल के अकॉर्डिंगली फॉलो करें जो प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस है। सिमिलरली DMT के बारे में हम लोग बात करेंगे। DMT में थोड़े से चेंजेस हैं, जो पहले जैसे DMT करते थे हम लोग उस तरह से नहीं है। आज की डेट में जैसे DMT का जो बेसिक रूल है कि आपको एक रेमिटर को रजिस्टर करना है और एक रेमिटर अपने अंदर में बेनिफिशियरी रजिस्टर करते हैं जिनको वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चीज़ें आज भी हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया है कि जब भी आप एक रेमिटर को ऐड कर रहे हैं तो मान लीजिए कि एक VLE है, उन्होंने एक रेमिटर को ऐड किया। अब वो रेमिटर आज यहाँ ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको अपने डिटेल्स देकर के एक OTP ऑथेंटिकेट करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जब बेनिफिशियरी ऐड करेंगे फिर बेनिफिशियरी को वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे, फिर वो फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो फ़ंड ट्रांसफ़र में एक OTP आता है और फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अब इन केस ये जो कस्टमर है ये कल को किसी VLE-C के पास जाते हैं तो वहाँ पे इनको OTP देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वो रिपीट A के पास आते हैं तो भी OTP देने की ज़रूरत नहीं है। बस रेमिटर का मोबाइल नंबर डालेंगे, रेमिटर का जो स्क्रीन और डिटेल्स आता है वो वहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे, जिसमें कि बेनिफिशियरी का डिटेल्स, उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ दिख जाएगी। और जब ट्रांजैक्शन मतलब जब फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में, इसमें 2 रूल्स हैं कि आप किसी भी बेनिफिशियरी को हमारे पूरे सिस्टम में 1 महीने में 50,000 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। दूसरा कि जो एक रेमिटर है वो 1 महीने में 25,000 से ज़्यादा किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो इस रूल को हम लोग होल्ड करके रखेंगे और आप भी इसका ध्यान रखेंगे
और सिमिलरली आप अपने कस्टमर्स को भी एजुकेट करेंगे और जो VLEs हैं नियर बाई जो आज यहाँ नहीं मौजूद हैं उनसे भी आप संपर्क करके उनको भी इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो अब यहाँ पे जो रिफ़ंड के केसेस हैं कि जब आपने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र किया और आपको रियल टाइम में मान लीजिए कि वहाँ पे फेल आ गया, तो वो आपको स्क्रीन में बताएगा कि किस केसेस में आपको इंस्टेंटली रिफ़ंड हो जाएगा और किस केसेस में जो नया रूल, जैसा कि कृष्णा ने बताया था कि RBI का नया गाइडलाइंस आया है रिफ़ंड के लिए, वो उसके बेसिस पे होगा। तो जब आप इसको रिफ़ंड की बातें करेंगे तो इसमें आपको स्क्रीन में बताएगा कि इस केस में जो रेमिटर हैं उनके मोबाइल में बैंक के तरफ से एक OTP आएगा, जिस OTP को डाल के उन्हें कंफर्म करना है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन का पैसा मेरे अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाए। जब तक वो OTP इस वाले केसेस में जब तक रेमिटर के पास से OTP नहीं डाल करके आप वेरीफाई करेंगे तब तक वो अमाउंट रिफ़ंड नहीं होएगा। और इन केस अगर रेमिटर को मोबाइल नहीं आया है तो वहाँ पे स्क्रीन में ऑप्शन है, आप वहाँ से OTP रीसेंड करवा सकते हैं अपने पास, और जैसे ही आप रिफ़ंड कराएंगे वो अमाउंट जो बैंक में कट करके चला गया है वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा और जिस VLE ने ये ट्रांजैक्शन किया है उसी VLE के पास ये पैसा वापस आ जाएगा और आप ये कैश वापस हैंडओवर कर सकते हैं कस्टमर को। तो ये कुछ बातें थी जो मैं DigiPay के बारे में बता रहा था स्पेसिफिकली। और तो बाकी जो सर्विसेज हैं, आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं और जो ट्रांजैक्शंस के कुछ डिस्प्यूट्स अगर आपको होते हैं तो एक इसमें हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने वहाँ पे एक फ़ीचर दिया है विच इज़ कॉल्ड स्टेटस। तो आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके कभी भी ट्रांजैक्शंस आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं और आपको इंस्टेंटली कोई रिस्पांस नहीं आया और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास स्टेटस का बटन इनेबल हो रहा है तो आप वहाँ से स्टेटस कर लीजिए कॉल, या तो फिर आप अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जा करके उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का आप स्टेटस इंक्वायरी करेंगे। तो जब आप इसका स्टेटस इंक्वायरी करेंगे तब वो क्या होगा कि इंस्टेंटली अगर वो सक्सेस होगा तब तो आपको सक्सेस बता देगा, नहीं तो वो एक रिफ़ंड ट्रिगर कर देगा और आपको कस्टमर को पैसे नहीं देने हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, हम लोगों ने इसका मैनुअल भी बनाया है और शेयर भी करते रहते हैं हम लोग रेगुलरली। अगर और अपडेटेड मैनुअल भी आपके साथ हम लोग जल्द शेयर करेंगे फिर से, सो दैट कि आप लोग सब लोग अपडेटेड रहें और ट्रांजैक्शंस आपके और सिस्टम भी अच्छा चले। बाकी DigiPay के लिए अभी हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।